अभी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली डायरेक्टेड मूवी नेटफ्लिक्स पे लॉन्च हुई है। आदत डाल लो, क्योंकि मेरा शो भी थोड़ा सादा है। और है किस बारे में? बॉलीवुड। और इस फिल्म के पीआर के लिए करोड़ों रुपए फूके जा रहे हैं, पेड कैंपेन चलाए जा रहे हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि आर्यन खान ने कोई मास्टरपीस ही बना दिया है। और देखिए, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। जब सुहाना खान को भी बॉलीवुड में लॉन्च किया गया ना, तो उसमें भी करोड़ों रुपए फूक दिए गए। हाँ, वो अलग बात है कि सुहाना खान की एक्टिंग देखकर अर्जुन कपूर के लिए इज्जत थोड़ी सी बढ़ गई थी। और कल के लिए I'm sorry. You should be. You forgot me. No, don't say that. तो फिर क्या बोलूं? Just forgive me, please. Okay, fine. तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। पर इस सब में सबसे मजेदार बात आपको पता है क्या है? शाहरुख खान ने खुद इसी पीआर के दम पर पूरी फेक इमेज बनाई हुई है अपनी। आपने अक्सर मीडिया में सुना होगा कि शाहरुख खान कितने गरीब थे, उन्होंने बॉलीवुड में आने से पहले कितनी स्ट्रगल की थी, वो अंडरवर्ल्ड के सामने कभी झुके ही नहीं, और वो एक परफेक्ट फैमिली मैन है। बॉलीवुड का सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग भी वही है। When I came to Mumbai first time, I didn't have money to buy food. मेरे फादर जो थे, हम बहुत लोअर मिडिल क्लास लोग थे, तो वो एक छोटा सा वहाँ मेस था, कैंटीन चलाते थे। Do whatever, but do not ever disrespect a woman in any aspect. So make a vulgar expression with your lip. पर असल में ना, ये सब इतना ही सच है जितना राहुल गांधी एक युवा नेता है। असल में शाहरुख खान ने खुद अपनी फेक लाइफ को बेच के ना करोड़ों लोगों को सालों तक मूर्ख बनाया है। और उनकी बातों में और उनकी रियलिटी में जमीन और आसमान का अंतर है, जिसको उन्होंने एक समय खुद एक्सेप्ट भी किया था। तो आप कह सकते हैं कि शोहरत आपको वो चांदी के तशरीह पे किसी ने रख के दे दी। They gave me the opportunity to get shahrat. I have no romantic stories to talk about my struggle in Bombay. No, as far as No sleeping on park benches, huh? No, I never slept. They gave me nice houses and to sleep, and they looked after me. They pampered me. They let me make STD calls to Delhi. They used to let me fly back to Delhi. तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे शाहरुख ने अपनी ये फेक इमेज बनाई, कैसे उन्होंने पीआर के थ्रू करोड़ों लोगों को मैनिपुलेट करके मूर्ख बना के रखा, और कैसे आज आर्यन खान की इस मूवी का टाइटल शाहरुख खान के लिए सबसे फिट बैठता है, और सबसे मेन उनके इस फेक इमेज का सोसाइटी पर कैसा असर पड़ा। आइए इस वीडियो के अंत तक आप सब जान जाएंगे। देखिए, इस वीडियो में जो भी बताने वाला हूं ना, वो शाहरुख खान के खिलाफ नहीं है, वो सिस्टम के खिलाफ है जिसका यूज शाहरुख खान ने किया है और जिसकी वजह से ना जाने कितने लोगों के सपने टूटे हैं। शाहरुख खान ने अपनी जो इमेज और ब्रांड बिल्ड किया है ना, उसके बेस में ना जाने कितने झूठ हैं, और उसकी शुरुआत होती है कॉमन मैन की इमेज से। शाहरुख खान ने ना हमेशा अपनी एक चीज पर ब्रांडिंग की कि वो एक कॉमन मैन थे जो जीरो से उठकर बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए। वो एक आउटसाइडर थे और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। ये कहानी ना आपने 1000 बार सुन रखी होगी, खुद शाहरुख के मुंह से, मीडिया की हेडलाइंस में और पीआर के बनवाए हुए इंटरव्यूज में। शाहरुख ने कई बार अपने इंटरव्यूज में ये बात कही है कि वो बॉम्बे सिर्फ 1500 रुपए लेकर आए थे। When I came to Mumbai first time, I didn't have money to buy food. उन्होंने यहाँ तक कहा है कि वो फुटपाथ पर सोए थे, उन्होंने अपना कैमरा बेच दिया था ताकि खाना खरीद सकें। We were actually sleeping on the roads opposite the open. I remember going down to one of the markets and selling my Pentax camera for 1500 rupees because we didn't have money to get back to Delhi. और भाई साहब, ये बातें इतनी बार रिपीट की गई हैं कि दुनिया शाहरुख की गरीबी और आउटसाइडर इमेज को सच्चाई मानती है। मेरे फादर जो थे, हम बहुत लोअर मिडिल क्लास लोग थे, तो वो एक छोटा सा वहाँ मेस था, कैंटीन चलाते थे। So, my parents, and it was very sad. We had no money. I only had a sister who was rather unwell at that time. And I just got married. I had no house. पर एक्चुअली में बातें ना उतनी सच्ची हैं जितनी ये बात कि अर्जुन कपूर टैलेंटेड एक्टर है। हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। सॉरी अर्जुन भाई, वो गलती से मुंह से निकल गई। खैर, असलियत में ना शाहरुख खान की रियलिटी बिल्कुल अलग है। ये एक बहुत ही केयरफुली डिजाइन किया हुआ पीआर कैंपेन था। असल में शाहरुख खान एक बहुत इलीट और रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पिता मीर ताज मोहम्मद जो थे ना, वो एक लॉयर थे और वो बिजनेसमैन भी थे, और उनके पास कई बिजनेस थे, जैसे कि रेस्टोरेंट, फर्नीचर, ट्रक्स, ट्रांसपोर्ट। दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है ना, यानी कि एनएसडी, उसकी कैंटीन का ठेका भी उनके अंडर था। एनएसडी कोई छोटा मोटा ड्रामा स्कूल नहीं है। यहाँ से ओमपुरी, नसरुद्दीन शाह, अनुपम खेर, राज बब्बर,
गब्बर, इरफान खान जैसे दिग्गज निकले हैं। और शाहरुख खान के जो फादर थे ना, वो गुड़गांव से अब्दुल कलाम के खिलाफ इलेक्शन भी लड़े थे। ये बात अलग है कि उन्हें गिनती के वोट मिले थे। शाहरुख की जो मदर थी ना, लतीफ फातिमा, वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई थी। सोचे उस टाइम कितने लोग ऑक्सफोर्ड जाते थे। वो मैजिस्ट्रेट थी और इंदिरा गांधी के बहुत क्लोज सर्कल में थी। इमरजेंसी के समय ना उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। लतीफ फातिमा इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उनके अंडर ही तुर्कमान गेट जैसा घिनौना इवेंट हो गया था, जिसमें पता नहीं कितने ही घर उजड़ गए थे। शाहरुख खान खुद कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि उनकी मदर इस देश की पहली मुस्लिम महिला थी जिन्होंने इतना कुछ अचीव किया है। My mother was a magistrate and she was a social worker also. और शाहरुख की मदर के कॉन्टैक्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उनके सर्कल में ब्यूरोक्रेट्स, फिल्म प्रोड्यूसर्स और कांग्रेस के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आते जाते रहते थे। इनफैक्ट लतीफ फातिमा के पिता यानी कि शाहरुख खान के नाना मेजर जनरल शाहनवाज खान, इनकी बात करें ना तो ये कांग्रेस के सीनियर लीडर थे और 4 बार लोकसभा के एमपी भी बने थे। अरे सिर्फ एमपी नहीं, वो 4 बार सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रहे थे। फूड, एग्रीकल्चर, लेबर, पेट्रोलियम, इस टाइप की इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज उन्होंने हैंडल की थी। और भाई साहब, इन बातों से आप समझ सकते हो कि शाहरुख खान की फैमिली कितनी ही गरीब रही होगी। इवन अगर शाहरुख खान की स्कूलिंग की बात करें ना, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई सेंट कोलंबिया स्कूल दिल्ली से की थी, जो कि एक टॉप नॉच इलीट स्कूल है। यहाँ दिल्ली के रिचेस्ट और पॉलिटिकली कनेक्टेड फैमिलीज के बच्चे पढ़ते हैं। राहुल गांधी से लेकर ललित मोदी जैसे लोगों ने यहाँ पर पढ़ाई की है। यहाँ पर आम आदमी का पढ़ना तो दूर, पढ़ने के बारे में सोचना भी मुश्किल है। शाहरुख खान ने ना खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वो जब भी कुछ चाहते थे ना, उन्हें तुरंत मिल जाता था। उन्होंने अपनी मदर से कार की डिमांड की और अगले ही दिन उनके घर के बाहर शाहरुख खान के लिए एक नई चमचमाती हुई कार खड़ी थी। अब जरा आप सोचिए कि जिस व्यक्ति का फैमिली बैकग्राउंड इतना पावरफुल हो और जिसे उस टाइम पर कार गिफ्ट में मिलती हो जब लोगों के पास साइकिल नहीं होती थी, उसकी इमेज एक गरीबी से जूझने वाले, 1500 रुपए जेब में रखने वाले आउटसाइडर स्ट्रगलर की कैसे बनाई गई होगी। आउटसाइडर छोड़िए, उल्टा शाहरुख खान को ना बॉलीवुड में अपॉर्चुनिटीज जो थी वो सोनी की प्लेट में सजा कर दी गई थी। और ये बात खुद शाहरुख खान ने एक पॉडकास्ट में एक्सेप्ट की थी, जो अब डिलीट कर दी गई है। तो यहाँ पे आके किसको आपने कांटेक्ट किया इस दुनिया में? मैं बताया आपको, मैं कांटेक्ट नहीं किया। मैं सर्कस की शूटिंग कर रहा था तो अजीज मिर्जा, जिन्होंने मेरे से राजू बन गया, जेंटलमैन बनाई, और अभी यस बॉस, ही इज लाइक अ फादर फिगर। तो ही केप्ट मी इन हिज हाउस एंड सेड कि तू, they convinced me to join films. Ketan, Aziz, Rajiv. तो आप कह सकते हैं कि शोहरत आपको वो चांदी के तश्तरी पे किसी ने रख के दे दी? They gave me the opportunity to get शोहरत। उनके फादर साहब के ना कई एक्टर से बहुत क्लोज रिलेशंस थे। इनफैक्ट दिलीप कुमार तो शाहरुख खान के फादर के बहुत अच्छे दोस्त थे। दिलीप कुमार और सायरा बानू बचपन से ही शाहरुख खान को अपने बेटे जैसा मानते थे। यही नहीं, शाहरुख खान के ना बचपन से ही राज बब्बर के साथ भी कनेक्शंस थे। राज बब्बर उस समय एक एस्टैब्लिश्ड थिएटर और फिल्म एक्टर थे और शाहरुख खान ना उन्हें बचपन में बब्बर शेर अंकल बुलाते थे। मैं ऐसा राज बब्बर साहब को बब्बर शेर अंकल बोलता था। तो मेरा उनके साथ कोई पॉलिटिकल ऐसा नहीं है, मेरी दोस्ती उनकी बचपन से है, गोद में घूमता था मैं उनकी। शाहरुख खान की दोस्ती अमृता सिंह से भी थी, जो उस समय फिल्म इंडस्ट्री में एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी थी। जिसको नहीं पता उसको बता दूं कि अमृता सिंह ना सैफ अली खान की पहली वाइफ है। अमृता सिंह और शाहरुख खान की दोस्ती इसलिए भी थी क्योंकि अमृता की माँ रुखसाना सुल्तान और शाहरुख की माँ लतीफ फातिमा दोनों इंदिरा गांधी के पॉलिटिकल सर्कल्स में करीबी एसोसिएट्स थे। बस इसी कारण से ही ना शाहरुख को शुरुआती दौर में ही टीवी सीरियल्स जैसे कि फौजी, सर्कस में आसानी से लीड रोल मिल गए। और ये सीरियल उसे आसानी से क्यों मिले? क्योंकि एनएसडी के कॉन्टेक्ट्स जो थे ना, वो उनके पिता के पास पहले से ही थे। इवन शाहरुख खान के पिता जो है ना, वो खुद एक एक्टर बनना चाहते थे और कई मूवीज के अंदर एक्टिंग कर चुके हैं, ऐसा बताया जाता है। मेरे पिताजी ने भी एक दिन के लिए इस फिल्म में काम किया था। He wanted to be an actor many years ago, which I got to know later. शाहरुख के ना बॉलीवुड के कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ अच्छे लिंक्स थे, अच्छी दोस्ती थी। तो राज बब्बर साहब, अजीत वछानी जी, रोहिणी हतनगड़ी जी, सुरेखा सीकरी जी, मनोहर सिंह जी, सब जितने भी, अलकाजी साहब, जितने भी डॉयंस हैं, राजेश विवेक जी जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई, तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं उनकी गोद में बैठा रहता था। बहुत खूबसूरत। आई थिंक उन्हीं की गोदों में बैठ के मेरे को ऐसा लगने लगा कि मैं एक्टर बन जाऊंगा। चाहे वो डायरेक्टर हैरी बवेजा हों, जो शाहरुख की मां से पहले ही कह चुके थे कि वो उनके बेटे को एक्टर बनाएंगे। इसी वजह से ना उन्होंने बाद में शाहरुख खान को दिलवाले मूवी ऑफर की थी, पर शाहरुख खान ने इसे रिजेक्ट कर दिया था और ये रोल बाद में अजय देवगन को मिल गया था। या फिर विवेक वासवानी हो, जिन्होंने शाहरुख खान को लॉन्च करने के लिए बाकायदा राजू बन गया जेंटलमैन नाम की एक डेडिकेटेड फिल्म बनाई थी, जिसमें जूही चावला जैसी बड़ी स्टार को लिया गया था शाहरुख खान के ऑपोजिट में। अब आप सोचिए कि जहां पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर्स को ऑडिशंस के लिए दर दर भटकना पड़ता है, वहां शाहरुख को प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स खुद ऑफर कर रहे थे। आप ना शाहरुख खान की पहली फिल्म दीवाना की बात कर लो। शाहरुख को ये फिल्म खुद प्रोड्यूसर ने ऑफर की थी। Sat with me and Shahrukh and she said, "Don't worry, I'm committing that I will get you 5 lakhs for this film, but you must commit that you will give me these 15 days because we have a schedule, we have Divya Bharati's dates,
We have Rishi Kapoor's dates. और ये फिल्म भी कोई छोटी मोटी नहीं थी। इसमें दिव्या भारती और ऋषि कपूर जैसे बड़े नाम थे और ये फिल्म ना बॉक्स ऑफिस के ऊपर सुपर हिट रही थी और शाहरुख को ना इसके बाद फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था बेस्ट डेब्यूट के लिए। Gives me great pleasure to announce the winner, my favorite, Mr. Shah Rukh Khan. इनफैक्ट हेमा मालिनी ने तो यहाँ तक कहा था कि जिस दिन शाहरुख खान ने अपनी पहली फिल्म साइन की उसी हफ्ते उसने 4 और फिल्में साइन कर ली थी। यानी 1991 के सिर्फ एक हफ्ते में शाहरुख खान के पास कम से कम 5 फिल्मों का जुगाड़ हो चुका था। अब सोचिए कि जिस बॉलीवुड के अंदर किसी भी नए लड़के के लिए एक फिल्म मिलना भी नामुमकिन जैसा होता है, वही शाहरुख खान के पास एक हफ्ते के अंदर फिल्मों की लाइन लग रही थी। इसके अलावा यश चोपड़ा ने भी ना शाहरुख खान को स्टार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने 1993 में डर नाम की एक मूवी बनाई जिसमें उन्होंने शाहरुख खान को कास्ट कर लिया था। इसमें मजेदार बात आपको पता है क्या है? ये मूवी ना पहले आमिर खान को ऑफर हुई थी, लेकिन आमिर से ये मूवी लास्ट मोमेंट पर छीन कर शाहरुख खान को दे दी गई थी। सोचिए उस दौर में आमिर जैसे ऑलरेडी एस्टेब्लिश स्टार को हटाकर एक नए चेहरे को इतना बड़ा रोल देना अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि शाहरुख खान को बॉलीवुड में कितना फेवरेटिज्म मिला है। और इसी कारण से ना खुद शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू के अंदर जाने अनजाने में एक्सेप्ट कर लिया था कि उसे बॉम्बे में कोई ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा है। लेकिन पीआर वालों ने ना इस पूरी कहानी को एक आउटसाइडर के स्ट्रगल में बदल दिया, जिसके पास मुंबई से वापस जाने के पैसे नहीं थे और जिसने बस अपने टैलेंट से दुनिया को पलट दिया। ये एक साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि इससे शाहरुख खान को न लोग एक डेमी गॉड के रूप में मानने लगे थे, वो कॉमन मैन जिसने गरीबी से निकलकर एक सुपरस्टार बनकर दिखाया। पर इसके साथ ना लोग साथ में ये भी सोचने लगे थे कि अगर शाहरुख कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, विच वॉज अ लाई। पता नहीं कितने ही लोगों ने अपनी जिंदगी के कितने ही साल इस वजह से वेस्ट कर दिए होंगे। हाँ, पर इस पूरी झूठी पीआर से ना शाहरुख खान वो सुपरस्टार जरूर बन गए जो लोगों के सपनों को हवा दे रहे थे। लेकिन शाहरुख खान की फेक इमेज जो है ना यहीं तक नहीं रुकी। बाद में शाहरुख ने बॉलीवुड में एस्टेब्लिश होने के बाद खुद को एक परफेक्ट मैन और ग्रीन फ्लैग की तरह ब्रांड किया। देखिए, जिस तरीके से शाहरुख खान ने अपनी कॉमन मैन से सुपरस्टार वाली जो फेक कहानी है वो गढ़ी और अपना एक ब्रांड बना लिया, ठीक उसी तरीके से उन्होंने अपना एक और बहुत बड़ा पीआर ब्रांड बनाया कि वो एक परफेक्ट हस्बैंड हैं, एक लॉयल फैमिली मैन हैं और एक ऐसे इंसान हैं जो महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं जी। I have only one mantra and I say this to everyone. Be gentle with a lady, be courteous to a lady and be extremely respectful to a lady. It may be old fashioned, do whatever, but do not ever disrespect a woman in any aspect. ये इमेज इतनी पावरफुल तरीके से क्रिएट की गई कि आज भी एसआरके के फैंस मानते हैं कि बॉलीवुड में अगर कोई सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग है तो वो शाहरुख खान ही है, जो फिल्मों में किसिंग सीन तक नहीं करते। भैया अब किसिंग सीन तो सलमान भी नहीं करते, वो भी ग्रीन फ्लैग है क्या? लेकिन इस इमेज के पीछे ना रियलिटी बहुत अलग है। 1991 में जब शाहरुख और गौरी की शादी हुई, उसके बाद भी उनके जो अफेयर्स थे उनकी कहानियां बार बार सामने आती रही, जिसमें सबसे बड़ा नाम था प्रियंका चोपड़ा का। बताया जाता है कि डॉन 2 की शूटिंग के दौरान ना इनका अफेयर होना शुरू हुआ था। दोनों को एक साथ लेट नाइट पार्टीज में देखा जाता था, साथ में आईपीएल मैचेस देखते थे, सेम कपड़े पहनते थे। दोनों की जो क्लोजनेस थी ना वो इतनी ऑब्वियस थी कि इंडस्ट्री के जो सब लोग थे वो समझ गए थे कि भाई साहब ये केवल फ्रेंडशिप तो नहीं है। इनफैक्ट एसआरके ने एनडीटीवी के एक अवार्ड फंक्शन में लाइव स्टेज पर प्रियंका के लिए मैरी मी गाना गा दिया था। When I'm lonely and in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, marry me. Now tell us what your words, sweetheart. इस सवाल का जवाब गाने में नहीं, वर्ड्स में भी नहीं होगा। So make a vulgar expression with your lip. और इस बात को ना प्रियंका चोपड़ा ने इनडायरेक्टली वेस्टर्न मीडिया में माना भी था। Okay, but it belonged to an ex-boyfriend. That's in an airport because it's comfortable. Did you wear the hoodie back? Yeah. Put it up. Oh. ये क्लियर पब्लिक सिग्नल था और इस अफेयर की वजह से ना गौरी खान बहुत डिस्टर्ब्ड हो गई थी। शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा इनकी जो क्लोजनेस थी वो इतनी बढ़ चुकी थी कि खुद शाहरुख खान की वाइफ उनको इंटरवीन करना पड़ गया था। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स, गौरी ने बाकायदा प्रियंका को मन्नत में आने से बैन कर दिया था। पार्टीज में भी गौरी प्रियंका को इग्नोर करती थी और दूसरे गेस्ट्स को भी यही कहती थी कि भाई देखो प्रियंका से दूर रहो। गौरी ने अलेजिडली पूरी कोशिश की कि प्रियंका का बॉलीवुड से करियर खत्म कर दिया जाए और एसआरके की जिंदगी से वो चली जाए। इसका रिजल्ट पता है क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि डिस्पाइट प्रियंका उस समय बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज दे रही थी, प्रियंका को अचानक से फिल्मों में काम मिलना बंद हो जाता है, जिसके बाद सर्वाइवल के लिए उन्हें मजबूरन बॉलीवुड छोड़ के हॉलीवुड जाना पड़ता है। प्रियंका ने बाद में खुद बताया कि उनके खिलाफ बॉलीवुड में इतनी पॉलिटिक्स होने लगी थी कि उन्हें ऑलमोस्ट बॉलीवुड में ना
कॉर्नर कर दिया गया था। वो बॉलीवुड के इस डर्टी गेम में बिल्कुल नहीं फंसना चाहती थी और इसी कारण उन्हें मजबूरन दूसरी इंडस्ट्री यानी हॉलीवुड जाना पड़ा। कि बॉलीवुड की राजनीति से वो तंग आ गई थी। बॉलीवुड में उन्हें कॉर्नर किया जा रहा था। फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद पॉलिटिक्स से तंग आकर उन्होंने ये फैसला लिया। उन्होंने कहा कि मुझे इंडस्ट्री में मानो हाशिए पर धकेल दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस शाहरुख खान के लिए पीआर के थ्रू ये इमेज बनाई गई कि भाई उनसे ज्यादा तो विमेन की कोई रिस्पेक्ट करता ही नहीं है, कर ही नहीं सकता, वो शाहरुख खान पब्लिकली भयंकर मिसोजिनिस्ट बातें कर देते हैं। एक इंटरव्यू में एसआरके ने ओपनली प्रीति जिंटा से बोला, आई कैन मेक यू प्रेग्नेंट। अगर यूटीवी प्रोड्यूस कर रही है और आप उसमें हैं तो ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हैं। I can do this. Sorry, I can do this for you. I can make you pregnant. कैमरा गिर गया उधर शॉक में से। सॉरी। प्रीति जिंटा एकदम से अनकंफर्टेबल हो गई। इससे आप समझ सकते हो कि एसआरके की कथनी और उनके प्राइवेट एक्शंस उनमें बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन था और इससे सीधा क्वेश्चन उस इमेज में उठता है जो उनकी बनाई गई, यानी वन वुमेन मैन, आइडल हस्बैंड वगैरह वगैरह। पर एक और बात है जो एसआरके की पीआर ने दबाने की कोशिश की। देखिए, करण जौहर और शाहरुख खान, इन दोनों की दोस्ती ना किसी से छुपी नहीं हुई है। अब करण ओपनली गे हैं, सबको पता है इसके बारे में, पर इसका असर शाहरुख पे भी पड़ने लगा था। एक सिंगर है सुचित्रा कृष्णमूर्ति, उन्होंने बताया कि जब वो लंदन में रहती थी तो उन्होंने कई बार शाहरुख खान और करण जौहर को एक साथ क्रॉस ड्रेस करके लंदन के गे बार्स में जाते हुए देखा था। शाहरुख खान அடிக்கடி பண்ற விஷயம், லைக் அவங்க ஊர் விட்டு ஊர் போய் அந்த மாதிரி கே ஏரியா இருக்குன்னா அங்க போய் அவங்க அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணி அதுக்குள்ள மர்ஜ் ஆகி அந்த நைட் என்ஜாय பண்ணிட்டு வருவாங்க। शाहरुख खान मजाक मजाक में खुद कह चुके हैं कि वो ऑल सेक्सुअल हैं, पर देखिए कैसे इन सब बातों को शाहरुख खान की पीआर टीम ने ओपनली कभी पब्लिक के सामने आने ही नहीं दिया, क्योंकि अगर ये सब बातें पब्लिक के सामने आ जाती तो उनकी जो परफेक्ट मैन ग्रीन फ्लैग वाली इमेज है ना, वही कोलैप्स हो जाती। इसीलिए पीआर ने तुरंत इन सब स्टोरीज को दबा दिया। उल्टा शाहरुख खान की एक और फेक इमेज बनाई गई। शाहरुख से ज्यादा कोई नेशनलिस्ट पेट्रियोटिक एक्टर है ही नहीं, लेकिन सच इसके करीब छोड़िए, इससे ना बिल्कुल उल्टा सा दिखाई देता है। देखिए, शाहरुख खान अब तक एक परफेक्ट पति तो बन चुके थे जो गरीबी की हदों को तोड़ते हुए सुपरस्टार बने थे, लेकिन अभी भी ना उनकी एक इमेज बनानी बाकी थी, किसी के भी सामने ना झुकने वाले नेशनलिस्ट एक्टर की इमेज। शाहरुख ने स्वदेश और चक दे इंडिया जैसी मूवीज के थ्रू ना अपनी इमेज एक नेशनलिस्ट और प्रो इंडिया एक्टर के रूप में बना ली थी, पर साथ ही साथ ना मीडिया के अंदर उनकी ये इमेज भी गढ़ी जा रही थी कि वो इतने नेशनलिस्ट और ब्रेव हैं कि वो अंडरवर्ल्ड के सामने भी नहीं झुक रहे हैं। पर अफसोस ये बातें ना सिर्फ कहने की थी, असल में सच बिल्कुल अलग था और ये बातें मैं हवा में नहीं कर रहा हूँ। 1990s में जब बॉलीवुड डी कंपनी के कंट्रोल में था ना, तब बाकी एक्टर्स की तरह शाहरुख को भी अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिला करती थी। शाहरुख खान ने खुद कहा है कि दाऊद और अबू सलेम के लोग ना उन्हें कॉल करते थे, धमकियां देते थे, लेकिन शाहरुख खान ने हमेशा उनसे यही कहा कि वो उनके सामने नहीं झुकने वाले हैं। पुलिस कमिश्नर एमएन सिंह के हिसाब से ना इनिशियली शाहरुख खान ने पुलिस को सारी डिटेल्स दे भी दी थी, जिसके बाद उनको हैवी सिक्योरिटी भी दी गई थी। पर जब कोर्ट में टेस्टिमनी देने की बात आई ना, तो शाहरुख ने अपनी सारी बातों से डिनाई कर दिया। मतलब जिस इंसान की इमेज ना मीडिया के सामने ये बनाई जा रही थी कि वो अंडरवर्ल्ड के सामने भी नहीं झुक रहा है, असल में वो कोर्ट में पलट गया। वैसे देखिए, सच बोला जाए ना तो इसमें गलत बात भी नहीं है, अंडरवर्ल्ड के सामने तो किसी की भी फटेगी, लेकिन जो प्रॉब्लम है ना वो उनकी बनाई हुई इमेज है, जहां पब्लिक में शाहरुख खान को एक फियरलेस हीरो की तरह दिखाया जा रहा है जो अंडरवर्ल्ड के सामने भी नहीं झुक रहा है, असल में वो कोर्ट में जाकर उनकी घिग्गी बन रही थी। जबकि प्रीति जिंटा जैसे एक्टर्स जो हैं वो कोर्ट में अंडरवर्ल्ड के खिलाफ ऑलरेडी बयान दे चुके हैं और इसीलिए शाहरुख के एक्शंस इस कॉन्ट्रडिक्शन को एक्सपोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1997 में ना एक म्यूजिकल इवेंट हुआ था जिसको विवेक गोस्वामी ने ऑर्गेनाइज किया था, जो कि एक इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकर था। इस म्यूजिक कॉन्सर्ट में ना दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम भी मौजूद था एंड गेस व्हाट, शाहरुख भी इस इवेंट में मौजूद थे। पर चलिए अगर इस बात को इग्नोर भी किया जाए, क्योंकि हो सकता है शाहरुख को पता ही ना हो, तो भी शाहरुख के मोरानी ब्रदर्स के साथ जो कनेक्शंस है ना वो किसी से छुपे हुए नहीं है। करीम मोरानी जो था वो दाऊद के फंडेड फिल्म प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व था और चोरी चोरी चुपके चुपके के केस में उसके लिंक्स एक्सपोज हुए थे, फिर भी शाहरुख इनके साथ काम करते रहे थे। और यही वजह थी कि राइवल डॉन रवि पुजारी ने एक बार वार्निंग देते हुए ये बोला था कि भाई साहब, शाहरुख की मैं बहुत इज्जत करता हूं, पर उसे ये पसंद नहीं आ रहा है कि शाहरुख दाऊद और उसके आदमी के साथ काम कर रहा है। लेकिन शाहरुख खान को इससे फर्क पड़ना तो दूर, उल्टा वो बैक टू बैक प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट देने लग गए थे। जब पूरा का पूरा देश 26/11 के बाद पाकिस्तान पर गुस्सा कर रहा था और आईपीएल में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बैन किया जा रहा था, तब शाहरुख खान आकर कहते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को पॉलिटिक्स की वजह से पनिश नहीं करना चाहिए। ये गलत है। I find it so strange that 7 days ago all of us
what I'm getting at, I'll explain to you. All of us react so vehemently that none of the Pakistani players were chosen. And today we react vehemently that we had a Pakistani picture in one of the government ads. You know, so do we love them? I think we immensely love them. And why do we suddenly jump up and say this is not good? I think we are being misled by a lot of things that people say about us and them. शाहरुख खान ने तो यहाँ तक कह दिया था कि पाकिस्तान इज अ ग्रेट नेबर टू हैव, वी आर ग्रेट नेबर्स, दे आर गुड नेबर्स, लेट अस लव ईच अदर। I truly believe Pakistani players are the best T20 players in the world. They are the champions. They're wonderful. I think all these issues, you are young guys. Please trust me. Can we just circumvent all that is said about India, Pakistan by the politicians, by anybody else, and say it's a great neighbor to have. We are great neighbors. They are good neighbors. Let's just love each other. और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाड़ी नहीं बल्कि शाहरुख ने पाकिस्तानी एक्टर्स को भी सपोर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जब भारत के अंदर पाकिस्तानी एक्टर्स को बैन किया जा रहा था तब शाहरुख खान पाकिस्तानी आर्टिस्ट के डिफेंस में आकर ये बोलते हैं कि पाकिस्तानी एक्टर्स जो है ना वो टेररिस्ट थोड़ी हैं, उन्हें भारत के अंदर बैन नहीं किया जाना चाहिए। और बातों से सपोर्ट तो बहुत पास की बात है। शाहरुख खान ने बाकायदा इन पाकिस्तानी एक्टर्स को बॉलीवुड में प्रमोट किया था, चाहे वो रईस फिल्म हो जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी एक्टर माहिरा खान को कास्ट किया था, वो भी तब जब उरी अटैक के बाद ना पाकिस्तानी आर्टिस्ट के ऊपर अनऑफिशियल बैन लगा दिया गया था। तब भी शाहरुख खान ने माहिरा खान को रिप्लेस करने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा फवाद खान और अली जफर जैसे पाकिस्तानी एक्टर्स को भी शाहरुख खान ओपनली सपोर्ट करते रहे हैं। और देखिए इस प्रेम के पीछे ना रीजन भी है जो शाहरुख खान खुद बता रहे हैं। उनकी हाफ फैमिली जो है वो पाकिस्तानी है और इस पर उन्हें गर्व है। शायद इसी कारण से ना पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं किया है। कई एक्टिविस्ट तो यहाँ तक क्लेम कर चुके हैं कि शाहरुख खान के ISI से फंडेड कश्मीरी सेपरेटिस्ट के साथ लिंक रहे हैं। पाकिस्तान की ISI का चीफ उनका रिश्तेदार बताया जाता रहा है। शाहरुख खान के ऊपर कई बार ISI के एजेंट्स के साथ डील करने के आरोप लग चुके हैं, यहाँ तक कि फोटो सामने आए हैं। देखिए शाहरुख के इन लोगों के साथ जो लिंक है वो बिजनेस की वजह से भी हो सकते हैं, पर क्वेश्चन ये है भाई कि ISI के बंदे के साथ बिजनेस भी क्यों? और अगर तुम्हारा ISI के साथ कोई लिंक है तो तुम नेशनलिस्ट कैसे हुए भाई? इनफैक्ट पठान फिल्म के अंदर भी ना ISI को भारत की मदद करने वाली एजेंसी की तरह दिखाया गया था। पर इन सब चीजों के बाद भी ना अपनी इमेज को एकदम से नेशनलिस्ट बना के रखा है शाहरुख ने। यही तो PR का जादू है भाई साहब। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब से बॉलीवुड को फाइनेंशियल शॉक मिलने लगा है ना, तब से शाहरुख खान की PR टीम आज तक शाहरुख खान की इस साइड को पूरी तरीके से दबाने में लगी हुई है। देखिए शाहरुख खान ने हमेशा से एक बात समझ ली थी, एक एक्टर की असली स्टारडम उसकी एक्टिंग या उसकी फिल्में डिसाइड नहीं करती हैं, बल्कि उसकी PR मशीन डिसाइड करती है। बॉलीवुड में जितने भी बड़े स्टार्स हुए हैं ना, किसी ने भी अपनी इमेज पे उतना पैसा या एनर्जी खर्च नहीं की जितना शाहरुख खान ने किया। उनकी PR टीम ने हमेशा उन्हें हम्बल, डाउन टू अर्थ, कॉमन मैन बना के प्रेजेंट किया। लेकिन असली कहानी इसके बिल्कुल उलट है। शाहरुख खान के एरोगेंस के कई एग्जाम्पल सामने आए हैं और हर बार उनकी PR टीम ने उसे दबा दिया है। जैसे जब उनसे जर्नलिस्ट ने पूछा क्या तीनों खान कभी एक साथ फिल्म कर पाएंगे, तो इसमें शाहरुख खान का उत्तर था कि बेटा तेरी चड्डी उतर जाएगी हमें अफोर्ड करते करते। इसके अलावा शाहरुख खान की सुपरस्टार की इमेज का एक बड़ा हिस्सा है फेक अवार्ड्स खरीदना। बॉलीवुड अवार्ड शोज के अंदर सबको पता है कि पैसा और लॉबी बहुत चलती है और यहाँ शाहरुख खान का नेटवर्क सबसे पावरफुल है। कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहती हैं कि शाहरुख खान ने अपने करियर में जितने अवार्ड्स लिए हैं उसमें से कई उनकी PR टीम और स्पॉन्सर डील्स की वजह से हुए हैं। आज शाहरुख खान की PR टीम बहुत स्ट्रांग है। याद कीजिए 2018 में जब जीरो फिल्म रिलीज हुई थी और ये ना एक बहुत बड़ी डिजास्टर फिल्म थी। मूवी ऑडियंस को पसंद ही नहीं आई, बॉक्स ऑफिस पर भयंकर रूप से फ्लॉप। ऐसे टाइम पर कोई और एक्टर होता है ना तो उसकी मीडिया में बैशिंग हो रही होती, मीम्स बन रहे होते, करियर पे क्वेश्चन मार्क्स लग गए होते। लेकिन SRK भाई साहब ने इस पूरे केस को ना अपनी PR के माध्यम से कंट्रोल कर लिया। ऐसे ही शाहरुख खान की PR ने शाहरुख की बाकी मूवीज का फेक हाइप बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पठान का एग्जाम्पल ले लो, उनकी PR ने डिक्लेयर कर दिया कि ये फिल्म 1000 करोड़ की फिल्म है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग थी। कई रिपोर्ट्स ये आई कि थिएटर्स खाली पड़े थे, लोग सोशल मीडिया पर फोटोज डालते रहे कि हाउसफुल दिखाए जा रहे शोज में केवल 20 आदमी बैठे हैं। बल्क कॉर्पोरेट बुकिंग की गई, फैन क्लब्स को हॉल्स रेंट पे दे दिए गए और बाय वन गेट वन फ्री ऐसे ऑफर्स के थ्रू नंबर्स को इन्फ्लेट किया गया। काजोल ने एक इंटरव्यू में सीधा सीधा बोल भी दिया था कि उन्हें ना शाहरुख खान से एक बार पूछना है कि भाई एक्चुअल पठान कलेक्शंस क्या थे। शाहरुख खान व्हाट विल आई आस्क हिम? क्या पूछूं उससे, सब तो है उसका सोशल मीडिया पे। हाउ मच डिड पठान रियली मेक? मतलब इंडस्ट्री के अंदर भी सबको पता है कि ये नंबर गेम जो है ना वो PR का कमाल है और यही ट्रिक जवान में भी
फिर से रिपीट कर दी गई। कॉर्पोरेट बुकिंग्स और फेक हाउसफुल रिपोर्ट्स के साथ शाहरुख की पीआर ने एंश्योर कर दिया कि फ्लॉप या एवरेज फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर लग सकती है। सब पीआर का गेम है। यही पीआर तो वो चीज है जो गुटके की ऐड करने के बाद भी किसी आदमी को समाज सुधारक दिखा सकता है। देखिए, हम ये बात बिल्कुल नहीं कह रहे कि शाहरुख खान एक अच्छे एक्टर नहीं है। ही इंडीड इज अ गुड एक्टर एंड अ टैलेंटेड स्टार। पर दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि शाहरुख खान ने अपनी रियल इमेज छुपा के अपनी एक ऐसी फेक इमेज बनाई जिसमें दिखाया ये गया कि कैसे एक आदमी गरीबी से उठकर आसमान को छू लेता है, पर अपनी जड़ों को बिल्कुल नहीं छोड़ता, धरती से जुड़ा रहता है, एक आदर्श पति बनके, एक आइडल फैमिली मैन बनके। पर ये सब तो झूठ है। और इसी कारण शाहरुख की जो जर्नी है ना, वो एक इंस्पिरेशन कम, एक वार्निंग ज्यादा लगती है। वार्निंग इस बात की कि कैसे करोड़ों लोगों को आप मूर्ख बना सकते हो और कैसे इनमें से लाखों लोग आपकी इस झूठी पीआर की कहानी से इंस्पिरेशन लेकर बॉलीवुड में आ सकते हैं, ऐसा सोचते हुए काम करते रहते हैं, लगे रहते हैं और उन्हें कोई ब्रेक नहीं मिलता। ये सोचते हुए कि भाई किसी दिन हम भी शाहरुख खान बन जाएंगे, पर मिलता क्या है उन्हें? कुछ नहीं। ये ना शाहरुख खान के फैंस के साथ ही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि शाहरुख खान हमेशा से ही एक प्रिविलेज इंसान थे और उनके फैंस नहीं हैं। उनके फैंस तो बस ये जानते हैं कि वो भी बॉलीवुड में आकर अपनी जिंदगी के साल वेस्ट करेंगे और किसी ना किसी दिन वो भी शाहरुख खान बन जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये काम टैलेंट का कम, पीआर का ज्यादा है। तो एंड में बस इतना कहना चाहूंगा कि आप शाहरुख खान की फिल्में देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसकी लाइफ से इंस्पिरेशन मत लीजिए, बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में? आप अपनी राय को कमेंट्स में रखिए। आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिए। बाकी आप अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई, पेट्रियन और ज्वाइन बटन, इन तीनों के थ्रू सपोर्ट किया जा सकता है। इनके जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा जो स्क्रीन पर आपको एक और वीडियो दिख रही है उसको भी देखना बिल्कुल मत भूलिए। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।